क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और उनका रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, उनको कैसे संतुलित किया जाता है, कितने प्रकार से संतुलन किया जाता है और किस तरह से उसको लिखा जाता है, आज हम इस चैप्टर में इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले हम क्लास 9th के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमें शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन होते थे। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो अपनी अवस्था को बदल देता है लेकिन अपने गुणधर्म को नहीं बदलता है। यानी उसके अवस्था में यदि परिवर्तन किया जाए तो अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। यानी यदि भौतिक परिवर्तन होता है तो हम उसमें यदि परिवर्तन करें तो वो अपनी पूर्व अवस्था में भी आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये यदि अपनी अवस्था को बदल देता है तो ये पुनः अपनी अवस्था में दोबारा वापस नहीं हो सकता। जैसे कि पानी जो ठोस होता है, हम देखते हैं कि बर्फ होती है। बर्फ को हम उसमें परिवर्तन करें तो वो अपनी अवस्था को बदल देगा। जैसे बर्फ को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो पानी बन जाता है, लेकिन यदि पानी का टेम्परेचर हम फिर से लो करें तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा। यानी वो अपनी अवस्था को बदलता है लेकिन फिर अपनी अवस्था में दोबारा वापस आ जाता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार अपने गुणधर्म को बदल दिया तो दोबारा वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जैसे कि लकड़ी को हमने जला दिया, वो जल करके राख हो गई। अब राख को लकड़ी हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देते हैं नए गुणधर्मों के साथ। यानी वो अपनी अवस्था को नए रूप में बदल देते हैं। इसमें जैसे कि हमारा भोजन हम करते हैं तो भोजन का पाचन हो जाता है। ये हमारा परिवर्तन क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि शरीर में
बहुत से परिवर्तन हैं जो भोजन के द्वारा होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो ये भोजन क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाना, ये कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, हम लोग देखते हैं कि लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये परिवर्तन किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में। तो इन परिवर्तन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देता है नए गुणधर्मों के साथ, यानी अपना वो नया रूप ले लेता है और वो दोबारा उस रूप में वापस नहीं आता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम यदि बदलाव करें तो वो अपनी पुनः अवस्था में भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म का पदार्थ बनाते हैं, यानी नया पदार्थ बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वही परिवर्तन हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि पदार्थों का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और दही एवं सिरके का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारी अभिक्रियाएं, ये रासायनिक परिवर्तन होता है किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। यानी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि पदार्थों में जो परिवर्तन हो जाता है वही परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। और वो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, अभिलक्षण? जैसे कि गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, लोहा पहले दूसरा होता है लेकिन जब जंग लग जाता है तो उसके कलर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होती हैं। जब इन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये अपने आप को परिवर्तित कर देती हैं और ये पुनः अपने पूर्व अवस्था में नहीं आती। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं हम, और मैग्नीशियम इतनी क्रियाशील धातु होती है कि उसे हम जैसे ही वायु के संपर्क में लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें सफेद पट्टी पड़ जाती है, ऊपरी परत उसकी सफेद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके वो सफेद अवक्षेप बनाता है, यानी सफेद उसके ऊपर परत पड़ जाती है। तो वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। और हम इस एक्टिविटी को देखेंगे, जैसे कि एक मैग्नीशियम के रिबन को लेंगे और उसको चिमटी से पकड़ करके उसको बर्नर में ले जाएंगे।
जब उसको जलाएंगे तो वो जल करके नीचे एक अवक्षेप बनेगा। कैसा अवक्षेप? सफेद अवक्षेप। और उस अवक्षेप को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से मिला तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये क्या होता है? मैग्नीशियम। और ये क्या होती है? ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यही एक सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि जलने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जलता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक जलने में सक्रिय गैस है। यानी जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही सहायक गैस होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। तो हम यहाँ देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हुई। किससे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो पदार्थ यानी जो कारक भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी ये जो है इनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। और तीर के इस साइड जो भी पदार्थ बना उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी इधर जो कारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। उन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को अभिकारक बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो ये होता है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जब मिलते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण हमारा दो तरह से होता है। एक होता है जो कि संतुलित नहीं होता है, यानी संतुलित नहीं होता। उस समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण बोलते हैं। कंकाली समीकरण। जैसे कि यहां हम देखें तो यहां क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अलग अलग। यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। यानी इनके परमाणु अलग अलग हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ हम देखें तो यहाँ मैग्नीशियम का भी एक परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है इस साइड। लेफ्ट साइड हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। इस समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहेंगे। अब हम यदि इसी को
इन्हीं के परमाणुओं को बराबर कर दें, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष देखें और उनमें परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, उस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे। कैसा समीकरण कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे अब हम इसको संतुलित करें तो यहां हम देखते हैं कि ये मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसमें 2 से गुणा कर दें दाएं पक्ष में। अब हम देखेंगे कि यहां मैग्नीशियम 1 है, यहां मैग्नीशियम 2 हो गया, यहां ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम कम हो गया, यानी यहां भी हम 2Mg लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2Mg प्लस O2 एरो इक्वल टू 2MgO। अब इसमें हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का परमाणु यहाँ 2 है, यहाँ 2 मैग्नीशियम यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, यानी ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। संतुलित समीकरण यानी रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं? तत्वों को उनके प्रतीकों एवं परमाणुओं के संख्या को प्रदर्शित करके हम क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब इन रासायनिक समीकरणों में हम रासायनिक समीकरण का संतुलन करना देख लेंगे। कैसे? जैसे कि एक इक्वेशन हम लेते हैं, क्या? Zn प्लस H2SO4 एरो इक्वल टू ZnSO4 ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है? एक समीकरण है। अब हम इस समीकरण को देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं है, यानी दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या और बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या को हम देख लेंगे। यदि वो बराबर होती हैं तो हमारा समीकरण संतुलित है, और यदि बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। अब यहां देखेंगे क्या? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब हम देखेंगे कि अभिकारकों में परमाणु कितने हैं और उत्पाद में परमाणु कितने हैं। इधर हम लिख लेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, यानी तत्व। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक। ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये क्या है?
हाइड्रोजन। तो हम इधर देखेंगे कि जो जिंक होता है Zn इस साइड क्या है, दाएं बाएं साइड 1 है और दाएं साइड भी 1 है। अब H2 की बात करें, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर क्या है, 2 है और इस साइड देखें तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। बात करें यस की, सल्फर की, तो सल्फर इस साइड कितना है, 1 है, 1 सल्फर है। उस दाएं साइड भी सल्फर 1 ही है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के इधर भी 4 परमाणु हैं और इधर भी 4 परमाणु हैं, यानी 1 इधर 2 इधर 2 इधर, 1 इधर 1 इधर, 4 इधर 4 इधर, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। यानी दाएं पक्ष में जो परमाणु जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये समीकरण क्या होते हैं, संतुलित समीकरण होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। यानी हम परमाणुओं की संख्या को देख करके ये पहचान सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती उसको हम लोग कंकाली समीकरण बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये जो संतुलित समीकरण है और वो कैसे लिखे होते हैं, यानी उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब हम इनको संतुलित परमाणुओं की संख्या को देख करके कर सकते हैं कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित समीकरण है। जैसे एक समीकरण हम देखते हैं, क्या, Fe प्लस H2O एरो इक्वल टू FeO4 Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2। ये फेरस प्लस हाइड्रोजन यानी H2O क्या होता है, जल, फिर ये क्या मिलकर के बना है, Fe3O4 प्लस H2O। अब हम इसमें देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनमें देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे किस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो हम यहां देखेंगे कि यहां परमाणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, 4 है। तो यहां हम देखेंगे ऑक्सीजन, यहां 4 से गुणा करते हैं तो 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि इधर 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर
4 ऑक्सीजन हो गया। दूसरा हम देखते हैं फेरस, यानी फेरस के इधर 3 अणु हैं और इधर 1 है, यानी इधर क्या करते हैं हम 3 से गुणा कर दें। 3 से जब हम इधर गुणा कर देंगे तो फेरस के इधर 3 अणु हो जाएंगे और इधर फेरस के 3 अणु हो जाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे किसके, तो यानी फेरस के और ऑक्सीजन के अणु हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम फेरस के अणुओं को देख चुके, ऑक्सीजन के परमाणुओं को देख चुके और अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के परमाणु यहां 4 और 2, यानी 4 दूनी 8। यहां कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यानी इधर हम 4 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु दाएं पक्ष एवं बाएं पक्ष में बराबर हो जाएगा। अब हम इस समीकरण में देखते हैं कि अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु बराबर हैं या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। 3 फेरस के, 3 फेरस के इधर भी, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 इधर भी, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, यानी ये जो नीचे इधर लिखा होगा ये मल्टीपल फॉर्म में होगा, गुणात्मक फॉर्म में। तो इधर हाइड्रोजन के 8 अणु और इधर भी हाइड्रोजन के 8 अणु, यानी ये समीकरण क्या हो गया, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए इस समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण यानी परमाणुओं की संख्या हम लोग यहां देख करके परमाणुओं की संख्या इधर, यानी ये इधर ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, इधर कौन कौन से तत्व थे, एक फेरस था, यानी फेरस के 3 परमाणु इधर, 3 इधर भी, इधर क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 परमाणु इधर और 4 परमाणु इधर, इधर हाइड्रोजन के 8 परमाणु और इधर भी 8 परमाणु। यानी हम देखेंगे कि फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सभी परमाणु क्या हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, यानी ये समीकरण हमारा संतुलित समीकरण हो गया। इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले संतुलित करने के लिए जिस तत्व में सबसे ज्यादा परमाणु हैं, सबसे पहले हम उसके परमाणुओं को संतुलित करते हैं, फिर उससे जो स्मॉलेस्ट है, फिर उससे जो स्मॉलेस्ट है और फिर उससे जो स्मॉलेस्ट है, यानी कि हम परमाणुओं की संख्या को घटते से बढ़ते क्रम में देख करके संतुलित करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में और भी अभिक्रियाएं होती हैं,
जैसे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन। एक अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 मिल गया तो क्या बन गया, CO2। यानी ये ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया दहन के स्वरूप होती हैं। जब दहन होता है C प्लस O2 ऑक्सीजन, C प्लस O2 मिलकर के क्या बना दिया, CO2, H2 और O2 मिलकर के क्या बना दिया, H2O। अब ये समीकरण हम देखेंगे संतुलित है कि नहीं। यहां देखेंगे H2 प्लस O2, यहां हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। यानी इधर क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु हो जाएंगे, और इधर हम 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन में इधर 4, इधर 4, इधर ऑक्सीजन में 2, इधर ऑक्सीजन। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं। दूसरी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रिया के दौरान, ऐसी अभिक्रिया जिनके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उस समीकरण में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यानी वो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जैसे कि CH4 प्लस O2 एरो इक्वल टू क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। ये क्या करेगा, CH4 प्लस O2 क्या मिलकर के बनाया, CO2 और H2O, ये मिलकर के बनाया, यानी CH4 प्लस। अब हम देखेंगे, इस समीकरण को भी देख लेते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। यहां देखते हैं कार्बन के एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु इधर भी है, हाइड्रोजन के एक इधर, हाइड्रोजन के 2 इधर, और ऑक्सीजन के 2, और इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के इधर 2 और ये 3 परमाणु हैं। अब हम इन समीकरणों को संतुलित करेंगे, यानी ऑक्सीजन इधर 2 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 दूनी 4,
4 परमाणु इधर हो गए, इधर अभी 3 परमाणु हैं। तो हम क्या कर दें, इधर भी 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, और 2 और 2 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, दहन। दहन यानी जब प्राकृतिक दहन होता है तो ये अभिक्रियाएं होती हैं। दहन यानी तापमान बढ़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं, एक अभिक्रिया और है, इसमें है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अवशोषित होती है, यानी कि अवशोषण का मतलब तापमान उनका घटता है, डिक्रीज करता है, तो वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा अवशोषी, यानी ऊष्मा को वो घटा रही हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल देंगे। जैसे हम देखते हैं N2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, NO। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि संतुलित है या नहीं। इधर नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे, दोनों बच के बराबर। इसमें आप ऊष्मा क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम माइनस कर दिए, घटा दिए। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा का इसमें शोषण हो रहा है, कम हो रही है ये ऊष्मा, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे परमाणु तत्व होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं जी, और इधर भी जी, इधर ये क्या हो गया, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जी मतलब गैस, यानी जिसके बगल में जी लिखा हो वो सब क्या होंगी, गैस होंगी, और जिसके बगल में यल होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, और जिसके बगल में AQ लिखा होगा, AQ मीन्स एक्वस, तो एक्वस क्या होता है, विलयन। विलयन के आगे हम AQ लिख देंगे। अब बात करते हैं, एक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक ही अभिकारक टूट करके, जब एक ही अभिकारक टूट करके क्या बनाते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद को बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी उसको कहते हैं, अपघटन। इस अभिक्रिया को अपघटन भी बोलते हैं और वियोजन भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूट करके छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाता है, जैसे कि फेरस सल्फेट है FeSO4, ये इसको जब ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, ऊष्मा, तो ये किस में बदल जाता है, या फिर Fe2O2 प्लस SO2 प्लस
SO3। ये तीन तत्वों में यानी तीन भागों में टूट गया। तो FeSO4 था वो Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3, ये तीन तरह में टूट गया। ये क्या था? सॉलिड था, सॉलिड यानी यस था। तो ये सॉलिड, गैस, गैस यानी सॉलिड और गैस, गैस तीन भागों में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ये क्या होता है? फेरस सल्फेट। ये क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। तो ये वियोजन अभिक्रिया हुई, यानी एक अभिकारक था तो वो किसमें बदल गया? तीन तरह से छोटे छोटे भागों में टूट करके तीन उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से हम आज रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में इस चैप्टर में कुछ चीजें डिस्कस की, जिसका हम PDF नोट्स भी हमारे पास है। तो इनको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको पहले इस वीडियो को देखना होगा और PDF फॉर्म आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उस PDF के एक एक पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसको फेयर कॉपी में नोट करना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।